नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। दोस्तों आज जो है 95 नंबर की क्लास है राजस्थान जीके की। तो सभी जितने भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले वो सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब जो है रेगुलर क्लास हो रही है। आप सभी विद्यार्थियों को पता है, तो आप जो है इस क्लास को अच्छे से शेयर कर दिया करो। जितना भी हो आप इस क्लास को अच्छे से शेयर किया करो। चलिए दोस्तों, जो है अब जो है चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं मित्रों, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, फटाफट से शेयर वगैरह कर दीजिएगा, क्लास को फटाफट से शेयर कर देना जितना भी हो सके आप सभी विद्यार्थियों से लीजिएगा। और आपको बता दूं, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो टेस्ट सीरीज ले लेना। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, या फिर जो है मेरे मोबाइल नंबर है, या आप लिख लीजिए शुरू में ही 80 58 59 87 08। इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। किसी को टेस्ट सीरीज लेनी है 4th क्लास वाली या फिर हाई कोर्ट वाली, दोनों ही। ये आपको 149 में मिल रही है, ये आपको 99 में मिल रही है। 20 तारीख तक आज रात अंतिम अवसर है, रात की 12 बजे तक। तो जिनको लेना है फटाफट से इस नंबरों पे संपर्क कर लेना, या आप खुद ले लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी जल्दी कर लेना, आज रात तक ये ऑफर रहेगा। प्रश्न है आपके लिए पहला, यहां पर कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है आपको। पहला प्रश्न है, कथन दे रखा है पहला, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। क्या सही बात है क्या? बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता को राज्य की जो विधानसभा होती है उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। बिल्कुल सही है क्या? नहीं, गलत बात है। गलत है या सही है? बताओ फटाफट पहले तो मुझे, किसी विद्यार्थी को पता है तो आपको बता दूं दोस्तों, उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता, भाग लेने का अधिकार होता है। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि उसे भाग लेने का अधिकार तो होता है महाधिवक्ता को, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए आपका जो पहला कथन है ये सही है, और जो दूसरा कथन दे रखा है ये गलत होगा। तो केवल जो है कथन पहला यहां पर सही जवाब होगा। तो आपको याद रखना है, ठीक है, रख लोगे। कौन से भाग में यह व्यवस्था की गई है? तो भाग 6 के जो अनुच्छेद है 165, तो आर्टिकल जो 165 है उसके अनुसार जो है भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन जो है राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो आपको बताना है राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता और वर्तमान में जो है विपक्ष के नेता कौन है, क्योंकि वर्तमान वाला भी आ सकता है और प्रथम वाला भी प्रश्न आ सकता है। तो चलिएगा, बताइए सभी विद्यार्थी इसका महत्वपूर्ण जवाब। तो आपको पता होगा राजस्थान के पहले जो है विपक्ष के नेता थे जसवंत सिंह, और अभी वर्तमान में कौन है विपक्ष के नेता? टीकाराम जूली। कौन है? टीकाराम जूली वर्तमान में विपक्ष के नेता है, आपको याद रखना है। चलिएगा, चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन जो है ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो जो ग्राम सभा होती है ना, जो गांव में, उसका कार्य कौन सा नहीं है इनमें से, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा जनजाति जो कल्याण की बात करें तो ये ग्राम सभा का कार्य है, ग्रामीण स्वास्थ्य की बात करें तो ये भी उनका कार्य है, जल योजना भी उनका कार्य है, परंतु आपको पता है जनगणना का कार्य इसका नहीं है। अभी अभी जो जनगणना होगी क्या ये कार्य करवाएंगे ग्राम सभा वाले? बिल्कुल भी नहीं कराने वाले। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ है। तो दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जिनका जन्म जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था, आप सभी को पता होगा। बिल्कुल, तो वह है वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन है? वसुंधरा राजे, आपको याद रखना है। इनका जन्म जो है 8 मार्च को हुआ है। महिला दिवस कब आता है?
8 मार्च को। इनका जन्म भी कब हुआ है, मतलब 8 मार्च को। तो ये बात भी आपको जो है याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में। और आपको एक बात और याद रखनी है, राजस्थान की ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और साथ ही में आपको याद रखनी है, राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, ये भी आप याद रखना, सुमित्रा सिंह। और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल तो वह थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो ये भी आप याद रख लेना। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं? तो वो है जयपुर। कौन है? जयपुर। और दोस्तों बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जो है एससी की कितनी सीटें और एसटी की कितनी सीटें हैं। तो एससी की कितनी सीटें हैं? तो एससी की 34 सीटें हैं और एसटी की कितनी है? 25 सीटें हैं। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार यहां से भी प्रश्न आ रखा है। और टोटल सीटें कितनी है? 200। और जनरल की सीटें कितनी है? 141। तो ये बात भी जो है आप याद रखना। अगला प्रश्न है उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो आपको इतना याद होगा यदि कि तीसरा चरण था। तो तीसरा चरण कब आया था, आपको इतना याद है तो इसका जवाब आप आसानी से बता सकते हो। चलो बताओ फटाफट। तो आपको पता है 30 मार्च 1949 तो होगा नहीं, क्योंकि इस दिन तो वृहत राजस्थान बन गया था। और 30 मार्च को चौथा चरण आया था। तो सोचिए अप्रैल तो हो नहीं सकता 49 वाला। ये बात भी अपने समझ में आ गई। होगा तो कोई इन दोनों में से, आप बताओ मुझे। समझ में आई बात है? तो आपको ऐसे भी दिमाग लगाना होता है। यदि मान लो कुछ समझ में नहीं आए तो आपको याद होगा 18 अप्रैल 1948 को जो है जो उदयपुर राज्य है इसको मिला दिया गया था दूसरे चरण में। तो ये आपको याद रखना है 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, उस समय आपको याद रखना है कि जो राज प्रमुख कौन बनाए गए थे। तो तीसरे चरण में राज प्रमुख बनाए गए थे मेवाड़ के राजा थे भोपाल सिंह को। और उपराज प्रमुख जो कोटा के भीम सिंह थे उनको। और जो प्रधानमंत्री बनाया गया था तीसरे चरण में वो थे माणिक्य लाल वर्मा, जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है चावंड महाराणा प्रताप कितने वर्षों तक राजधानी रही? और आपको पता होगा जो चावंड जो राजधानी बनाई थी सर्वप्रथम वो महाराणा प्रताप ने ही बनाई थी। प्रश्न ये नहीं पूछा है, प्रश्न पूछा गया है कि कितने वर्षों तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही। तो आपको पता होगा कब तक रही थी। तो 1585 से लेकर के 1597 तक। ठीक है, इनके अंतिम समय तक जो है ये राजधानी रही थी 1585 से लेके 1597 तक। तो कितने सालों तक रही थी? 12 सालों तक। कितने सालों तक? 12 सालों तक रही है। आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है ना, कितने सालों तक रही थी? 12 साल तक रही थी, आपको याद रखना है। चलिएगा अगला प्रश्न, निमाड़ी जो उपबोली है ये किसकी उपबोली है? बताओ निमाड़ी किसकी उपबोली है? तो निमाड़ी मालवी की उपबोली है। किसकी है? मालवी की उपबोली है निमाड़ी। रख लोगे याद। और जो मालवी बोली होती है ना ये मधुर होती है, कर्ण प्रिय होती है। और ये कोटा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों में बोली जाती है, आपको याद रखना है। जबकि निमाड़ी बोली कहां बोली जाती है तो आपसे पूछ ले तो निमाड़ी बोली दोस्तों दक्षिणी राजस्थान मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उत्तरी मालवी क्षेत्र में बोली जाती है। इसे दक्षिणी राजस्थान की बोली भी कहते हैं। इसी के लिए आपको याद रखना है दोस्तों, निमाड़ी मालवी के बारे में समझ में आ गया। तो रागड़ी बोली भी एक जो है बोली है उधर। तो मालवी और जो मारवाड़ी होती है ना उसकी जो है मिश्रण बोली होती है रागड़ी। और ये किसकी बोली होती है? मालवा के जो राजपूत है उनकी कर्कश बोली है। तो ये आपको याद रखना है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए,
ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो महाराणा कुंभा के लेखन पर जो प्रकाश डालता है वह आपको बताना है। चलिए, तो सभी विद्यार्थियों का जवाब क्या होगा बताइए। तो जवाब हो जाएगा कि महाराणा कुंभा के प्रकाशन पर प्रकाश डालता है लेखन पर, तो हो जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या हो जाएगा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है आपको याद रखना है। ये राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वहां पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो 1301 ईस्वी में करवाया गया था। कीर्ति स्तंभ के अंदर जैन पंथ के संबंधित चित्रावली बनी हुई है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर दे रखा है? 3 कथन है, आपको बताना है तीनों में से सही कितने हैं, कौन कौन सा है, बताइए। चलिएगा, तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि लूनी नदी के किनारे स्थित बागोर से पशुपालन के अवशेष मिले। क्या ये सही बात है? क्या लूनी नदी है क्या बागोर के आसपास? बिल्कुल नहीं, गलत बात है एकदम। ठीक है ना। बागोर सभ्यता तो आपको पता है कोटारी नदी के किनारे मिली है, वो भी कहां मिली है? भीलवाड़ा में मिली है, मांडल तहसील में। तो ये होगा नहीं, गलत है। अहाड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। क्या अहाड़ का संबंध नवपाषाण काल से है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, गलत बात है। अगला दे रखा है यहां पर कथन, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों के प्राचीर युक्त मिले, साक्ष्य मिले। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो कथन तीसरा है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, और आपको सभ्यता के बारे में जानकारी जाननी है तो इस वीडियो के अंत में मैं एक वीडियो का लिंक लगा दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना। आज के बाद दोबारा से आपको सभ्यता पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार सभ्यता पढ़ लो, सारे प्रश्न वहीं से आएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न, गलत युग्म को चुनिए। तो इधर छतरी दे रखा है, इधर स्थल दे रखा है, बताओ। 84 खंभों की छतरी कहां पे है? सही बात है क्या? कोटा में है क्या? बताओ। 84 खंभा की छतरी कोटा में है? बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आपको क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है। तो ये है ही नहीं, 84 खंभों की छतरी तो कहां है? बूंदी में है। उसके अलावा आपको बताना है ब्राह्मण देवता की छतरी कहां है? मंडोर में है क्या ब्राह्मण देवता की छतरी? बिल्कुल, ये जो है मंडोर में है। मामा भांजा की छतरी कहां है? जयपुर है क्या मामा भांजा की छतरी? गलत बात है। तो मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है। कहां पे है? जोधपुर में है। और जबकि कुंवर पृथ्वी जी की जो छतरी है, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, वह कुंभलगढ़ में है। ये सही बात है। तो गलत पूछा है तो एक यहां पर एक और तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो सुदर्शन का जो किला है उसका अन्य नाम क्या है? तो ये भी आपको याद रखना है। नाहरगढ़ का दुर्ग जो जयपुर में है, इसी को सुदर्शनगढ़ भी किला भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है मित्रों। ठीक है। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह ने प्रारंभ करवाया था और राम सिंह ने इसका वर्तमान स्वरूप दिया था। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे? कि नाहरगढ़ का किला या सुदर्शन का जो गढ़ का जो किला है ना, इसका निर्माण तो सवाई जयसिंह ने शुरू किया था, परंतु इसका जो वर्तमान स्वरूप जो आज अपन को देखने को मिलता है वह करवाया था राम सिंह ने। किसने? राम सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक है। भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक बताइए। सभी विद्यार्थी बताएंगे यहां पर इस प्रश्न का जवाब। जवाब हो जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो जीएच ओझा जी जो है भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक है, यह आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न,
चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो चार चौमा का जो शिव मंदिर है ये कहां पे है? सभी विद्यार्थियों को मैंने बहुत बार बता रखा है, ये बहुत बार प्रश्न आता है। ये चार चौमा का जो शिव मंदिर है ये कोटा में है। कहां है? कोटा में। एक लाडपुरा तहसील पड़ती है, तो वहां पर एक चरचुमा गांव है, चरचुमा गांव, तो वहां पर जो है चार चौमा का मंदिर है। और ये शैव संप्रदाय का बहुत शानदार मंदिर है। और ये मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? तो ये जो मंदिर है ये नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में? नागर शैली में बना हुआ है। आपको याद रखना है भी, रख लोगे। और ये मंदिर जो है गुप्त काल का है। कौन सा काल का है? गुप्त काल का मंदिर है। ये बात भी आप जो है याद रख लेना, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो जो चीज मैंने बताया है आप सभी विद्यार्थियों को। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न है अधोलिखित युद्धों का सही कालक्रम, यानी कि जो युद्ध दे रखे हैं इनका आपको कालक्रम बताना है। बताओ, मतलब जो सबसे पहले लड़ा गया वो सबसे पहले लिखो, फिर सबसे अंत में लड़ा गया, वैसे लिखना होता है कालक्रम का मतलब। चलो, तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, ये सबसे पहले हुआ था 1191 में, और ये तो प्रथम हुआ था। और द्वितीय पूछ ले तो 1192 में द्वितीय युद्ध था। पहले में पृथ्वीराज जो तृतीय है चौहान थे वो जीत गए थे, दूसरे में जो है मोहम्मद गोरी जीत गए था। ये आपको याद रखना है। तो तराइन का युद्ध कब हुआ? 1191 में। उसके बाद कौन सा युद्ध होता है? उसके बाद होता है गिरी सुमेल का युद्ध। तो पहले में तो ये आना चाहिए, तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ नहीं रहा, इन दोनों को छोड़ दो। फिर गिरी सुमेल का युद्ध होता है, कब होता है ये युद्ध होता है 4 जनवरी, 4 जनवरी 1544 को यह युद्ध होता है। किस किस के मध्य? राव मालदेव के सेना नायक थे, उनके सेना नायक थे। और कौन था सामने लड़ने वाला? शेर शाह सूरी के बीच ये युद्ध होता है जैतारण पाले में। मतलब राव मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच ये युद्ध होता है जैतारण का युद्ध पाले में, 4 जनवरी 1544 को। ये हो गया दूसरे नंबर पे, बिल्कुल यही होगा, ये तो होगा नहीं, ये सही जवाब है। अब और भी जान लेते हैं। आपको पता होगा हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 को। किस किस के मध्य होता है? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। फिर एक और युद्ध होता है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध होता है 1582 में होता है। किस किस के मध्य? महाराणा प्रताप ने जो है गोरिल्ला पद्धति से ये युद्ध किया था, आपको याद रखना है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाता है। समझ गए? अगला प्रश्न, डोंगरजी और जवाहर जी किस जिले से थे? तो आपको बताना है कि डोंगर जी और जवाहर जी का संबंध जो है कौन से जिले से है? तो डोंगर जी जवाहर जी का संबंध है सीकर से। किससे संबंधित है? सीकर से संबंधित है। एक गांव पड़ता है बटोट पाटोदा गांव, ये आपको याद रखना है। ये क्या करते थे? जो लूटा हुआ जो धन होता है ना, उसको जो है गरीबों में बांट देते थे, इसलिए इनको कहते हैं गरीबों के लोक देवता। क्या बोलते हैं इनको? गरीबों के लोक देवता। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है कि मीणा क्षत्रिय सभा की जो है स्थापना कब की गई थी। तो मीणा क्षत्रिय सभा की जो स्थापना की गई थी वह कब की थी मित्रों? 1933 में मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना की गई थी। रख लोगे याद, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जयपुर राज्य ने दोस्तों, जयपुर राज्य में आपराधिक पेशा कानून 1930 में लागू किया था, यह भी आपको याद रखना है। इसके तहत क्या होता था? जो मीणा जनजाति के सदस्य होते थे उनको निकटतम जो भी पुलिस स्टेशन होता था वहां पर अपना नाम दर्ज करवाना अनिवार्य कर दिया गया था। अगला प्रश्न,
राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? तो राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना कब की थी? तो जवाब हो जाएगा 1488, सही जवाब होगा। तो बीकानेर की जो है नींव 1488 में राव जोधा के 5वें पुत्र राव बीका ने रखा था। और किसके आशीर्वाद से रखा था? बहुत बार प्रश्न आता है। करणी माता के आशीर्वाद से जो है बीकानेर किले की नींव रखी थी। और साथ ही में इसकी नींव किस दिन रखी गई थी? तो अक्षय तृतीया के दिन, बैसाख शुक्ल तृतीया को रखी थी। तो इसीलिए दोस्तों बीकानेर का जो दिवस है वह आखा तीज यानी कि अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। रख लोगे याद? चलिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा दोस्तों। प्रश्न है बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? तो बेणेश्वर का जो मेला है वह कब बढ़ता है? तो बेणेश्वर का मेला बढ़ता है मित्रों, बताइए फटाफट। तो ये माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम का मेला बढ़ता है, नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। यहां पर 3 नदियों का संगम त्रिवेणी बनता है। सोम, माही, जाकम तीनों नदियों का संगम होता है। इसको दोस्तों दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, वागड़ का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, भीलों का मेला, इस प्रकार से नाम जाना जाता है, आपको याद रखना है। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? आपको बताना है। तारा शर्मा जो है कौन से नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? आप इसको अच्छे से बता सकते हो। चलिएगा भाई बताइए। तो सबको पता होगा भवई नाट्य की प्रसिद्ध कलाकार है तारा शर्मा। कौन है? तारा शर्मा भवई नाट्य की प्रसिद्ध कलाकार है। चलिए अगला प्रश्न, विग्रहराज रचित रचना हरि केली है। तो विग्रहराज के द्वारा आपने देखा सुना होगा कि हरि केली नाटक रचा गया था। और ये जो है एक इन्होंने संस्कृत कंठाभरण पाठशाला बनवाई थी। तो उसकी दीवारों में इस जो नाटक था इसको लिखवा दिया था। आज भी जब वो दीवार तोड़ी तो उसके जो पत्थर निकले, आज भी जो है वो आपको 2.5 दिन का जो झोपड़ा बना हुआ है ना अजमेर में, उसमें देखने को मिलता है। ये बात भी आप याद रख लेना। तो बताओ क्या था ये? विग्रहराज रचिता के द्वारा हरिकेली। तो हरिकेली एक नाटक था। क्या था? नाटक था भाई, रख लोगे याद। और विग्रहराज का अन्य नाम क्या मिलता है? विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम मिलता है विशाल देव चौहान। क्या मिलता है? विशाल देव चौहान। इन्हीं के काल को चौहानों का क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। इनको दोस्तों कवि बांधव या कवि बंधु की जो है उपाधि भी दी गई है। और इनके दरबार में सोमदेव विशाल देव का दरबारी कवि था, यह आपको याद रखना है। और सोमदेव ने क्या नाटक लिखा था? तो इनके द्वारा ललित विग्रहराज की रचना की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के क्या थे? संत थे। तो लालनाथ जी आपको बताना है किस संप्रदाय के संत थे। जवाब हो जाएगा जसनाती संप्रदाय के संत थे लालनाथ जी। चलो अगला प्रश्न, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो बिलाड़ा का संबंध हो जाएगा आई माता से। कहां से है? बिलाड़ा का संबंध आई माता वाला प्रश्न कल भी आया था अपने। तो आई माता का संबंध जो है किससे? भिलाड़ा से। अगला प्रश्न, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? खुंगाली नामक जो आभूषण है ये शरीर में कहां पे पहनते हैं? आपको बताना है। तो खुंगाली नामक जो आभूषण है वह गले में पहना जाता है, आपको याद रखना है मित्रों। दोस्तों आपके शहर आपके गांव में कैसी बारिश हो रही है? यहां जबरदस्त बारिश हो रही है जयपुर में। अगला प्रश्न,
चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन सारे प्रश्नों को जो अब तक मैंने करवाए वो करवा लेते हो तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है रोजाना। तो चित्रकार निसारुद्दीन साहिबुद्दीन, मैंने क्या बताया था, साहिब राम आएगा तो जयपुर का, साहिब दीन आ जाएगा, निसारुद्दीन आ जाएगा तो मेवाड़ का। समझ गए? तो यह जयपुर से आ जाता तो यहां पर आता साहिब राम। क्या था? साहिब राम। दोनों बातें अच्छे से याद रख लेना। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा दोस्तों प्रश्न, और इसको तो मैं कल ही देख के आया था। पन्ना मीणा का कुंड कहां स्थित है? पन्ना मीणा का कुंड कहां है? मैं कल ही गया था, इसको देख के आया था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जयपुर में स्थित है पन्ना मीणा का कुंड। पन्ना मीणा की जो बावड़ी है ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? तो आपको बताना है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है, बताइए। तो जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा सांबर। क्या होगा? सांबर इसका सही जवाब होगा मित्रों। रख लोगे याद? चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहां दे रखा है पुरातात्विक स्थल और नदी दे रखा है जो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। जो गलत है वो बताना है आपको। तो आपको पता होगा दोस्तों, जोधपुरा मैंने पढ़ाया था सभ्यता जब अपनी क्लास हुई थी। आज अभी इस क्लास के लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा, आप अच्छे से उसको कर लेना। तो जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे बिल्कुल। कालीबंगा गग्गर नदी या सरस्वती नदी जो पहले इसका नाम हुआ करता था, बिल्कुल सही है। ओजियाना भी आपको पता है खारी, परंतु आपको बालाथल के बारे में पता है कांतली नहीं है। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है। बालाथल जो सभ्यता है वो बनास नदी के किनारे है। किस नदी के? बनास नदी के किनारे हैं, आपको याद रखना है। और यह पड़ती है उदयपुर की जो वल्लभ नगर तहसील है वहां पर। अगला प्रश्न, प्रश्न है किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? तो लूणी नदी के किनारे जो है मल्लीनाथ जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? मल्लीनाथ जी का मंदिर है। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो रागमाला चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट प्रश्न, आगी बाण के संपादक थे। आगी बाण के संपादक कौन थे? तो आगी बाण के संपादक थे जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है सूची पृष्ठ को सूची सेकंड में आपको क्या करना है? सुमेलित करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। जवाब है पर्यटन केंद्र दे रखा है एक तरफ जिला दे रखा है। कौन कहां पर है बताओ। आपको कुछ पता हो या नहीं पता हो, जगदीश मंदिर के बारे में पता है? जगदीश मंदिर कहां है? तो सबको पता है जगदीश मंदिर हो गया, जगदीश महल हो गया, सब उदयपुर में है बिल्कुल। तो डी का वन कौन से में? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इन दोनों तो नहीं होंगे, इन दोनों में है। और इन दोनों में ये भी सेम है, तो मतलब सी का दूसरा फूल सागर महल कहां पे है? बूंदी। ये बात भी कन्फर्म हो गई। अब जो है अपन को जसवंतड़ा और लालगढ़ महल में देखना है। जिनमें से भी आपको पता है जसवंतड़ा तो कहां है? जोधपुर में है भाई। कहां है? जसवंतड़ा जोधपुर में है। सही बात है क्या? बिल्कुल। और फिर बचा लालगढ़, तो लालगढ़ हो जाएगा बीकानेर में। इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। फिर से बता दूं, जगदीश मंदिर उदयपुर, फूल सागर महल बूंदी, लालगढ़ महल बीकानेर, जसवंतड़ा जोधपुर। अगला प्रश्न, प्रश्न है राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है?
तो राजस्थान की जो एसडीजी रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जवाब हो जाएगा आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय द्वारा जारी की जाती है एसडीजी रिपोर्ट। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है, तो इसकी अवधि क्या है बताइए? तो जवाब हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का 5 वर्ष जो है इसकी अवधि है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अगला प्रश्न राजस्थान की प्रश्न है राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। तो क्या होगा देखो पढ़ो। पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, सही बात है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा सभी के सभी। अगला प्रश्न भीलों के वस्त्रों के संबंध में आपको बताना है कि फेटा क्या है। भीलों के वस्त्रों के संबंध में आपको बताना है फेटा क्या है। तो फेटा एक प्रकार का सिर का वस्त्र है, यानी कि जो पगड़ी होती है इसी को फेटा बोलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। बताओ। तो आपको बताया लूनी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, मैं कल ही बताया था आपको। और गिरवा जो है उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृतियां है जो कि मेवाड़ प्रदेश में पाई जाती है। मैंने बताया था कि गिरवा जो है उदयपुर में जो आसपास की पहाड़ियां उनको बोलते हैं। गग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है, गलत बात है, यह हनुमानगढ़ में है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा केवल। अगला प्रश्न सासी जनजाति के लोग राजस्थान में किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? आपको पता है अधिकतर जनजाति दक्षिणी राजस्थान की तरफ पाई जाती है, परंतु एक जनजाति है सासी जनजाति। ये केवल और केवल कहां पाई जाती है? भरतपुर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? भरतपुर में पाई जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो सुमेलित नहीं है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार वह आपको बताना है। तो आपको बताए CWG अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, बिल्कुल सही है। BWHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर, सही है। BSSW बाड़मेर जालोर, सही है। और AW में तो आपको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा वगैरह ये एरिया आता है, झालावाड़ वगैरह, रख लोगे याद। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? गोवंश की कौन सी नस्ल है जिसको हम क्या कहते हैं? मालानी भी कहते हैं। तो जवाब हो जाएगा थार पारकर। क्या होगा? थार पारकर सही जवाब होगा। आनंदपुर भूकिया और तिरमान माता प्रसिद्ध है। आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है, बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जवाब जाएगा स्वर्ण निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता। नेक्स्ट प्रश्न है कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? सिंपल सा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा फटाफट। तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में मध्यम काली जो है मृदा पाई जाती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? कहां की है ये मित्रों? चित्तौड़गढ़ की है। कहां की है? चित्तौड़गढ़ की। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था? चलो जवाब हो जाएगा झुंझुनू। क्या हो जाएगा? झुंझुनू सही जवाब होगा। अगला प्रश्न
राजस्थान के किस जिले को में जो है ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या होगा जवाब? कोटा इसका सटीक जवाब होगा। ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों, मटकों के लिए प्रसिद्ध है आपका कोटा। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने हाल में तेंदुओं के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है? जवाब क्या हो जाएगा? आपको पता है जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, सही बात है। ये तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य ये भी है, और जालाना आमागढ़ रिजर्व जयपुर ये भी है, परंतु जो मनसा माता संरक्षित रिजर्व क्षेत्र है ये नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए, एक तरफ परियोजना दे रखी है, एक तरफ स्थान दे रखा है, बताओ। तो आपको पता होगा सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना, ये अपने कहां पर है? चूरू और हनुमानगढ़ में। नर्मदा तो सबको पता है झालोर बाड़मेर में है, और जमाई आपको पता है पाली में है, और जाखम भी सबको पता है, जाखम आपको पता है प्रतापगढ़ में। समझ गए? इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी अपना सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क संबंधित में आपको बताना है सही कथन कौन सा है? तो आपको बताया इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थे समय बादल कौर, उन्होंने किया था। इसे स्मार्ट मेगा फूड के नाम से जानते हैं, ये मतलब गलत बात है। ये रूपनगढ़ अजमेर में, बिल्कुल ये सही है। अगला प्रश्न, पटेलिया लालर मुमल बिछो क्या है? पटेलिया लालर मुलर बिचर बिछिया क्या है? राजस्थानी क्या है? लोक गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है ना, अख भगो और कर्नल जेम्स टोड का मैराथन कहा था। किसको कहा था? अरे सबको पता होगा, जो दिवेर का युद्ध हुआ था ना, इसको कहा था। रख लोगे याद? चलिएगा अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? आप सबको पता होगा दादू दयाल जी को। किसको? दादू दयाल जी आपका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न, आमेर के जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आमेर का जो जय सिंह प्रथम था, इसको जो उपाधि दी गई थी मिर्जा राजा की, वो शाहजहां ने दी थी, आपको याद रखना है। लसाड़िया का पठार कहां है? लसाड़िया का पठार उदयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर में मेट्रो रेल व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? तो जवाब हो जाएगा 2015 में। कब? 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न, मानसीमा वृक्ष राजस्थान के किस भाग में मिलता है? मानसीमा वृक्ष कहां मिलता है? तो बूंदी और सवाई माधोपुर के पास पास। तो दक्षिण पूर्वी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा वित्तीय संस्था राजस्थान के हस्तशिल्पों के विकास के लिए उत्तरदायी है? हस्तशिल्पों के लिए उत्तरदायी है, तो जवाब हो जाएगा राजसीको। क्या हो जाएगा? राजसीको सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर आपको पता है रेड टोंक सभ्यता को कहते हैं। किसको? रेड टोंक सभ्यता को कहते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि आपको इधर से इधर चलना है, पूर्व से लेकर के आपको पश्चिम की तरफ चलना है जिलों का क्रम। तो सबसे पहले जिला कौन सा आता है? धौलपुर, और सबसे अंत में कौन सा आता है? जैसलमेर।
तो धौलपुर ढूंढो सबसे पहले, तो ये रहा, ये दोनों नहीं होंगे मतलब। और फिर अंत में जैसलमेर आना चाहिए, अंत में है भाई। आप बीच बीच से एक में ढूंढो, और ये भी आपको पश्चिम में आता है पाली भी, तो पाली सेकंड में आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये होगा। और फिर अजमेर यहां होगा। समझ गए बात? आ गई समझ गए? तो ऐसे आपको प्रश्नों को अच्छे से करना है। अगला प्रश्न, पंजाब शाह का उर्स मनाया जाता है, तो पंजाब शाह का जो उर्स है वह अजमेर में लगता है। कहां लगता है? पंजाब शाह का उर्स अजमेर में लगता है, आपको याद रखना है। रख लोगे? और कहां पे लगता है? जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, वहां पे लगता है। 2.5 दिन का जो है झोपड़ा इसी के नाम पे पड़ा है, ये आपको याद रखना है। पहले जो संस्कृत पाठशाला से उसको तुड़वाया था, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने 1994 में इसका निर्माण करवाया था, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान के लिए कहावत है अकाल से संबंधित तीजो कुरियो आठवो काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? तो कुरियो का क्या अर्थ है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो कुरियो का मतलब होता है अर्ध अकाल। मतलब इसका पूरा मामला बता दूं आपको, तीजो कुरियो आठवो काल, कहावत का संबंध जो है अकाल से है। इस कहावत में कुरियो का अभिप्राय आपको याद रखना है, वह अर्ध अकाल से संबंधित है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके आप सभी विद्यार्थी बताएंगे आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को शेयर करना। और आज ऑफर की अंतिम तिथि है, तो जिनको ऑफर लेना है डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाकर के तुरंत फायदा उठाइए। और ये नंबर है, आप इस नंबरों पे जो है मुझे संपर्क भी कर सकते हो, ठीक है ना। किसी को कोई समस्या होती है तो संपर्क भी कर लेना, ठीक है मित्रों। और क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, जितना जल्दी हो जाए फटाफट से इसको शेयर कर दो और व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, ठीक है मित्रों। मैं मिलूंगा आप लोगों को एक और नई बहुत ही बढ़िया प्यारी सी क्लास के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय भारत।